बहू, तू ही संभाल अपने बेटे को, मेरी कोई बात नहीं मानता है। 4:30 बजने में अभी पूरा आधा घंटा बाकी था, पर रश्मि के लिए दफ्तर में बैठना दुर्भार हो रहा था। छटपटाता मन बार बार बेटे को याद कर रहा था। जाने क्या कर रहा होगा, स्कूल से आकर दूध पिया था या नहीं, खाना ठीक से खाया या नहीं, सास को ठीक से दिखाई नहीं देता मोतियाबिंद के कारण। कहीं बेटे स्वरूप की रोटियां जला ना डाली हो। सवेरे रश्मि स्वयं बनाकर आई तो रोटियां ठंडी हो जाती है। आखिर रहा नहीं गया तो रश्मि बैग कंधे पर डाल कुर्सी छोड़कर उठ खड़ी हुई। आज का काम रश्मि खत्म कर चुकी है, जो बाकी है वह अभी शुरू करने में भी पूरा ना होगा। इस समय एक बस आती है, भीड़ भी नहीं होती। प्रभा साहब पूछे तो बोलना कि आप विधि या व्यवसाय विभाग में हैं। बस प्रभा ने रश्मि का वाक्य पूरा कर दिया। पर देखो, रोज रोज इस तरह जल्दी भागना ठीक नहीं। रश्मि संकुचित हो उठी, पर उसके पास समय नहीं था, अतः जवाब दिए बिना आगे बढ़ी। जाने कैसे पत्थर दिल है प्रभा का, उसके भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। सास के पास ही छोड़कर आती है, पर उसे घर जाने की जल्दी कभी नहीं होती। सुबह भी रोज समय से पहले आती है, छुट्टियां भी नहीं लेती। मोटी ताजी है, बच्चों की कोई फिक्र नहीं करती। उसके हाव भाव से लगता है घर से अधिक उसे दफ्तर ही पसंद है। बस यहीं पर वह रश्मि से बाजी मार ले जाती है, वरना रश्मि कामकाज में उससे बेसी है। अपना काम कभी अधूरा नहीं छोड़ रखती, छुट्टियां अधिक लेती है तो क्या आवश्यकता होने पर दोपहर की छुट्टी में भी काम करती है। प्रभा जब स्वयं दफ्तर के समय से लंबे समय तक खरीदारी करती है तब कुछ नहीं होता, रश्मि के ऊपर कटाक्ष करती रहती है। मन तो करता है 2-4 खरी खोटी सुनाने को, पर वक्त बेवक्त इसी का एहसान लेना पड़ता है। रश्मि मायूस हो उठी, पर बेटे का चेहरा उसे दौड़ाए लिए जा रहा था। साहब के कमरे के सामने से निकलते समय रश्मि का दिल जोर से धड़कने लगा। कहीं देख लिया तो क्या सोचेंगे, रोज ही जल्दी चली जाती है। 5 से 7 लोगों से घिरे हुए साहब कागज पत्र मेज पर फैलाए किसी जरूरी विचार विमर्श में डूबे थे। रश्मि की जान में जान आई। 1 घंटे से पहले यहाँ विचार विमर्श समाप्त नहीं होगा। वह तेज कदमों से सीढ़ियां उतरने लगी। बस स्टैंड भी तो पास नहीं, पूरे 15 मिनट चलना पड़ता है। प्रभा तो बीमारी में भी बच्चों को छोड़कर दफ्तर चली आती है। कहती है बच्चों के लिए अधिक दिमाग खपाई नहीं करना चाहिए। बड़े होकर कौन सी हमारी देखभाल करेंगे, बड़ा होकर स्वरूप क्या करेगा यह तो तब पता चलेगा। फिलहाल वह अपना कर्तव्य अवश्य निभाएगी। कहीं वह अपने इकलौते पुत्र के लिए आवश्यकता से अधिक तो नहीं कर रही। यदि उसके भी 2 बच्चे होते तो क्या वह भी प्रभा के ढंग से सोचती। तभी तेज हारन की आवाज सुनकर प्रभा ने चौंक कर उस ओर देखा। अरे, यह तो विभाग की गाड़ी है। रश्मि गाड़ी की ओर लपकी। विनोद, किस तरफ जा रहे हो, उसने ड्राइवर को पुकारा। लाजपत नगर, विनोद ने गर्दन घुमाकर जवाब दिया। ठहरो, मैं भी आती हूँ। रश्मि लगभग छलांग लगाकर पिछला दरवाजा खोलकर गाड़ी में जा बैठी। अब तो पलक झपकते ही घर पहुंच जाएगी। तनाव भूलकर रश्मि प्रसन्न हो उठी। और क्या हाल चाल है रश्मि जी? ओठों के कोने पर बीड़ी दबाकर एक आंख को छोटी कर पान से सने दांतों निपोर कर विनोद ने रश्मि की ओर देखा। विप्रसा से रश्मि का मन भर गया, पर इसी विनोद के सहारे जल्दी घर पहुंचना है, अतः मन मार कर हल्की हंसी लिए चुप बैठी रही। घर में घुसने से पहले ही रश्मि के बेटी का स्वर सुनाई दिया। दादाजी, टीवी बंद करो, मुझसे कार्यग्रह नहीं हो रहा है। अरे तू ना देख,
रश्मि के ससुर लापरवाही से बोले, ना देखूं तो क्या कान में आवाज नहीं पड़ती। रश्मि ने संतुष्ट अनुभव की। सब कहते हैं उसका अत्यधिक लाड प्यार स्वरूप को बिगाड़ देगा, पर रश्मि ने ध्यान से परखा है। स्वरूप अभी भी अपनी जिम्मेदारी समझता है। अपनी बात अगर सही है तो उस पर अड़ जाता है, साथ ही दूसरों के एहसासों की कद्र भी करता है। संभवतः रश्मि के आधा दिन की अनुपस्थिति के कारण ही आत्मनिर्भर होता जा रहा है। माँ, यह सवाल नहीं हो रहा है। रश्मि को देखते ही स्वरूप कॉपी उठाकर दौड़ आया। बेटे को सवाल समझा। वह चाय पानी पीकर रश्मि इत्मीनान से रसोई में घुसी। दफ्तर से जल्दी लौटी है, थकावट भी कम है। आज वह कढ़ी चावल और बैगन का भरता बनाएगी। स्वरूप को बहुत पसंद है। खाना बनाने के बाद कपड़े बदलकर तैयार हो रश्मि बेटे को लेकर सैर करने निकली। फागुन की हवा ठंडी होते हुए भी आरामदेह लग रही थी। बच्चे चहल पहल करते हुए मैदान में खेल रहे थे। माँ की उंगली पकड़े चलते हुए स्वरूप दुनिया भर की बकबक किए जा रहा था। रश्मि सोच रही थी, जीवन सदा ही इतना मधुर क्यों नहीं लगता। माँ, क्या मुझे एक छोटी सी बहन नहीं मिल सकती? मैं उसके संग खेलूंगा, उसे गोद में लेकर घूमूंगा, उसे पढ़ाऊंगा। उसको रश्मि के मन का उल्लास एकाएक विषाद में बदल गया। स्वरूप के जीवन के इस पहलू की ओर रश्मि का ध्यान ही नहीं गया था। सरकार जो चाहे कहे, आधुनिकता, महंगाई और बढ़ते हुए दुनियादारी के तनाव का तगाजा कुछ भी हो, रश्मि मन से दो बच्चे चाहती थी। मगर मनुष्य की कोई चाहत पूरी नहीं होती। स्वरूप के बाद रश्मि 2 बार गर्भवती हुई थी, पर दोनों ही बार गर्भपात हो गया। अब तो उसके लिए गर्भ धारण करना भी खतरनाक है। रश्मि ने समझौता कर लिया था। आखिर वह उन लोगों से तो बेहतर है जिनके संतान होती ही नहीं। यह सही है। कपड़े लत्ते, खिलौने, पुस्तकें, टॉफी, चॉकलेट, स्वरूप की हर छोटी बड़ी मांग रश्मि जहाँ तक संभव होता है पूरा करती है, पर जो वस्तु नहीं होती उसी की कमी तो रहती ही है। देख बेटा, 7 वर्षीय पुत्र को रश्मि ने समझाना आरंभ कर दिया। अगर छोटी बहन होगी तो तेरे संग लड़ेगी, टॉफी, चॉकलेट, खिलौनों में हिस्सा मांगेगी। और तो क्या माँ? स्वरूप ने माँ की बात को बीच में ही काट दिया। मैं तो बड़ा हूँ, छोटी बहन से थोड़े ही लड़ूंगा। टॉफी, चॉकलेट, खिलौने सब उसको दूंगा। मेरे पास तो बहुत है। रश्मि की बोलती बंद हो गई। समय से पहले क्यों इतना समझदार हो गया स्वरूप? रात का भोजन देखकर नन्हे स्वरूप के मस्तिष्क से छोटी बहन वाला विषय निकल गया, पर रश्मि जानती है यह भूलना और याद आना चलता ही रहेगा। हो सकता है बड़ा होने पर रश्मि स्वरूप को बहन ना होने का सही कारण बता भी दे, लेकिन जब तक वह इसी तरह जीने का आदी नहीं हो जाता, रश्मि को इस प्रश्न का सामना करना ही होगा। मन प्रसन्न व्यंजन पाकर स्वरूप चटकारे ले लेकर खा रहा था। कितना अच्छा खाना है, सलाद भी बहुत अच्छा है। माँ, आप रोज जल्दी घर आ जाया करो। रश्मि का मन कमजोर पड़ने लगा। मन हुआ कल ही त्यागपत्र भेज दे। नहीं चाहिए यह 2 कौड़ी की नौकरी, जिसके कारण उसके लाडले को मनपसंद खाना भी नसीब नहीं होता। चलो वहाँ लूडो खेलते हैं। स्वरूप हाथ मुंह धो आया था।
थोड़ी देर तक पिता के संग खेलो, मैं चौका संभाल कर आती हूँ, रश्मि ने बर्तन समेटते हुए कहा। ऐसा नहीं कि केवल सतीश की तनख्वाह से गृहस्थी नहीं चलेगी, लेकिन घर में स्वयं उसकी तनख्वाह का महत्व भी कम नहीं। रोज तरह तरह का खाना, स्वरूप के लिए विभिन्न शौकिया खर्चे, उसके कॉन्वेंट स्कूल का खर्चा आदि मिलाकर कोई कम रुपयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी तो अपना मकान भी नहीं। फिर वास्तविकता यह है कि प्रतिदिन हर समय माँ घर में देखेगी तो माँ के प्रति उसका आकर्षण कम हो जाएगा। इसी तरह रोज ही अच्छा भोजन मिलेगा तो उसे भोजन का महत्व भी उसके लिए कम हो जाएगा। जैसे जैसे स्वरूप बड़ा होगा, उसकी अपनी दुनिया विकसित होती जाएगी। माँ के आंचल से निकलकर पढ़ाई लिखाई, खेल कूद और दोस्तों में व्यस्त हो जाएगा। उस समय रश्मि अकेली पड़ जाएगी। इससे यही बेहतर है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ेगा। सब काम निपटा कर रश्मि की आंखें थकावट से बोझिल होने लगी। निद्रित पुत्र के ऊपर चादर डालकर वह सतीश की ओर मुड़ी। कभी मेरा भी ध्यान कर लिया करो, हमेशा बेटे में ही रमी रहती हो। सतीश ने रश्मि का हाथ थामा। जरा याद करो, तुम्हारी माँ ने भी कभी तुम्हारा इतना ही ध्यान रखा था, रश्मि ने शरारत से कहा। वह उम्र तो गई, अब तो हमें तुम्हारा ध्यान चाहिए। अच्छा यह लो ध्यान। रश्मि पति से लिपट गई। सुबह उठकर सबको चाय देकर रश्मि ने स्वरूप के स्कूल का टिफिन तैयार किया। फिर दूध गर्म करके उसे उठाने चली। अभी नहीं, स्वरूप ने चादर टाल ली। नहीं बेटा, और नहीं सोते, देखो सुबह हो गई है। नहीं, बस मुझे सोना है, स्वरूप ने अड़कर कहा। आखिर 15 मिनट तक समझाने बुझाने के बाद उसने बेमन से बिस्तर छोड़ा। पर ब्रश करना, कपड़े पहनाना व दूध पीने के बीच वह बार बार जाकर फिर से चादर ओढ़कर लेट जाता और मनाने के बाद ही उठता। अतः मैं बैग कंधे पर डाले, सतीश का हाथ पकड़े वह बस स्टॉप की ओर रवाना हुआ तो रश्मि ने चैन की सांस ली। बिस्तर संवारना है, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, नहाना, फिर तैयार होकर दफ्तर जाना है। रश्मि झटपट हाथ चलाने लगी। कपड़ों का ढेर बड़ा होता जा रहा था। 2 दिन से समय ही नहीं मिल रहा। आज शाम को आकर अवश्य धोएगी। कभी तो आंगन में झाड़ू लगा दिया कर। रश्मि सब्जी छोंकते हुए रश्मि के कान में सास की आवाज पड़ी। कमरों के सामने अहाते के भीतर लंबा चौड़ा आंगन है। पक्के फर्श वाला झाड़ू लगाने से 15 से 20 मिनट लग जाना मामूली बात है। आप ही बताओ अम्मा, किस समय लगाऊं? अब यह भी कोई समस्या है? जो दफ्तर जाती है क्या वो झाड़ू नहीं लगाती? रश्मि चुप हो गई। बहस में कुछ नहीं रखा। सब्जी में पानी डालकर वह कपड़े निकालने लगी। माँ जी अब भी बोले जा रही थी, करने वाले बहुत कुछ करते हैं। स्वेटर बनाते हैं, पापड़ वड़ी अचार डालते हैं, कसीदी कारी करते हैं। बदन पर पानी डालते हुए रश्मि सोच रही थी, आज जाकर सबसे पहले मोर्चे के महीने का ड्यूटी चार्ट लाना है। अम्मा जमादार आए तो
उन्हें 2 रुपए देकर आंगन में झाड़ू लगवा लेना। रश्मि ने सास को आवाज दी। सुन, मेरे लिए एक जोड़ी चप्पल ले आना। ठीक है अम्मा। कंघी कर रश्मि ने लिपस्टिक लगाई। वह सामने अंगूठे और पोछे वाली पट्टी वाली चप्पल रश्मि ने भाव सिकोड़ी। सास किसी खास डिजाइन के बारे में कह रही थी। अरे वैसी ही जैसी स्वीटी की नानी ने पहनी थी, हल्के पीले रंग की। अम्मा, मैं शाम को समझ लूंगी और कल चप्पल ला दूंगी। रश्मि टिफिन पैक करने लगी। पराठा भी पैक कर लिया। नाश्ता करने का समय नहीं था। मेरे ब्लाउज के जो बटन टूटे थे लगा दिए हैं। ओह, रश्मि को याद आया, शाम को लगा दूंगी। अम्मा का चेहरा असंतुष्ट हो उठा। रश्मि किसी तरह पैरों में चप्पल डालकर दफ्तर के लिए रवाना हुई। तेज चले तो 9 बजे वाली बस अब भी मिल सकती है। आज शाम रश्मि जल्दी नहीं निकल सकी। 4 बजे साहब ने बुलाकर जो तारक योजना समझानी शुरू की तो 5 बजने पर भी नहीं रुकी। मेरी बस निकल जाएगी साहब, उसने झिझकते हुए कहा। ओह, मैं तो भूल ही गया। बॉस ने चौंक कर घड़ी देखी। जी कोई बात नहीं। रश्मि ने मुस्कुराने का प्रयास किया। दफ्तर से निकलते ही टकार योजना दिमाग से निकल गई और रात को क्या भोजन बनाएं इसकी चिंता में आ घेरा। जाते हुए सब्जी भी खरीदनी है। बस आने में पर धक्का मुक्की करके चढ़ी पर वह बीच रास्ते में ही खराब हो गई। रश्मि मन ही मन गालियां देने लगी। दूसरी बस लेकर घर पहुंचते पहुंचते 7 बज गए। दूर से ही छत के ऊपर छज्जे पर खड़ा स्वरूप दिख गया। छुपन छुपाई खेल रहा था बच्चों के संग। बहुत ही खतरनाक स्थिति में खड़ा था। गलती से भी थोड़ा और खिसक आया तो सीधे नीचे आ गिरेगा। रश्मि का तो कलेजा मुंह को आ गया। स्वरूप, उसने कठोर स्वर में आवाज दी, जल्दी नीचे उतर आओ। अभी आया माँ, कहकर स्वरूप दीवार फांदकर छत की दूसरी ओर गायब हो गया। अभी तक स्कूल के कपड़े भी नहीं बदले। सफेद कमीज व निकर पर दिन भर की गर्द जमा हो गई थी। बाल अस्त व्यस्त और हाथ पांव धूल से सने थे। रश्मि का खून खौलने लगा। अम्मा दिन भर क्या करती रहती है? लगता है सारा दिन धूप में खेलता रहा है। 1000 बार कहा है उसे छत के ऊपर ना जाने दिया करे। अम्मा, अभी रश्मि ने आवाज ही दी थी कि सांस फूट पड़ी। तेरा बेटा मुझसे नहीं संभालता। कल ही किसी क्रेज की इसका बंदोबस्त कर दे। सारा दिन इसके पीछे दौड़ दौड़ कर मेरे पाँव में दर्द हो गया। कोई कहना नहीं मानता। स्कूल से लौटकर ना नहाया, ना कपड़े बदले, ना ही ठीक से खाना खाया। उधम मचाने में लगा है। तू अपने आंखों से देख क्या हाल बनाया है। मैंने छत पर जाने से रोका तो मुझे धक्का मारकर निकल गया है। कहाँ, वह अभी तक आया नहीं नीचे। क्रोध से आग बबूला होती रश्मि स्वयं ही छत पर चली गई। क्या बात है, नीचे क्यों नहीं आए? ऊपर पहुंचकर उसने स्वरूप को झकझोरा। बस अपनी पारी देकर आ रहा था। माँ के क्रोध से बेखबर स्वरूप की मासूमियत रश्मि के क्रोध को पिघलाने लगी। चलो नीचे। दादी का कहा क्यों नहीं माना? मुझे अच्छा नहीं लगता। स्वरूप ने मुंह फुलाया। इधर मत कूदो, कागज मत फैलाओ, कमरे में बॉल से मत खेलो, गंदे पाँव लेकर सोफे पर मत चढ़ो। रश्मि की समझ में न आया किस पर क्रोध करे। बच्चे को बचपना करने से कैसे रोका जा सकता है? सास की भी उम्र बढ़ रही है, ऐसे में सहनशीलता कम होना स्वाभाविक है। दादी तुमसे बड़ी है स्वरूप, तुम्हें बहुत प्यार करती हैं, उनका कहना मानना चाहिए। फिर मुझे आइसक्रीम क्यों नहीं
खाने देती। रश्मि थकावट महसूस करने लगी। कब तक ना समझ रहेगा स्वरूप। आ गए लाड साहब। पोते को देखते ही दादी का गुस्सा भड़क उठा। तुमने अभी तक इसे कुछ भी नहीं कहा। अरे मैं कहती हूँ, इतना सिर ना चढ़ाओ। अपने प्रति दोषारोपण होते देख रश्मि का शांत होता गुस्सा फिर से उबल पड़ा। चलो कपड़े बदलकर हाथ मुंह धो। मैं नहीं धोऊंगा, स्वरूप ने आड़कर कहा। क्या? रश्मि जोर से चिल्लाई। बस मैं नहीं कहती, तुम्हारा लाड प्यार इसे जरूर बिगाड़ेगा। लो अब भुगतो। सास ने निसंदेह उसे उकसाने के लिए नहीं कहा था, पर रश्मि ने तड़ाक से एक चाटा बेटे के कोमल गाल पर जड़ दिया। स्वरूप जोर से रो पड़ा। नहीं बदलूंगा कपड़े, जाओ नहीं बदलूंगा, कहकर दूर जाकर खड़ा हो गया। हाँ हाँ, कपड़े क्यों बदलोगे? सारा दिन आवारा बच्चों के साथ मटर गश्ती के सिवा क्या करोगे? देख रश्मि, असल बात में तो भूल ही गई, जाकर देख ली, बॉल मारकर ड्रेसिंग टेबल का शीशा तोड़ डाला है। रश्मि को अब अचानक सास के ऊपर क्रोध आने लगा। थकी मांदी लौटी हूँ और घर में घुसते ही राग अलापना शुरू कर दिया। गुस्से में उसने स्वरूप के गाल पर 2 चाटे और जड़ दिए। रश्मि क्रोध से और भड़की। पुत्र को खींचकर खड़ा किया और तड़ातड़ पीटना शुरू कर दिया। सारी उम्र मुझे तंग करने के लिए ही पैदा हुआ था, बाकी 2 तो मर गए, तू भी मर क्यों नहीं गया? क्या पागल हो गई है रश्मि? बच्चे ने शरारत की तो थप्पड़ लगा दिए बस, अब गाली क्यों दे रही है? क्या मार पीट कर इसे मार डालोगी? क्रोध, गलीन और अवसाद ने रश्मि को तोड़कर रख दिया था। कमरे में आकर वह फपक कर रो पड़ी। यह क्या किया उसने? जान से भी प्रिय एकमात्र पुत्र के लिए ऐसी अशुभ बातें उसके मुंह से कैसे निकली? जो उसको समय पर लगाम दिया कर जो मुंह में आता है वही बकने लगती है। इकलौता पोता रश्मि की सास को भी कम प्रिय ना था। अरे मैं सारा दिन सहती हूँ इसकी शरारतें और तूने सुनकर ही पीटना शुरू कर दिया। रश्मि की सास देर तक उसे कोसती रही। रश्मि के आंसू थम ही नहीं रहे थे। रह रहकर किसी अज्ञात आशंका से हृदय डूबता जा रहा था। तभी एक कोमल स्पर्श पाकर रश्मि ने आँख खोली। जाने स्वरूप कब आंगन से उठ आया था और यत्न से उसके आंसू पोंछ रहा था। मत रो माँ, कोई माँ की बहाव लगती थोड़ी है। रश्मि ने खींचकर पुत्र को हृदय से लगा लिया। कौन सिखाता है इसे इस तरह बोलना? समय से पहले ही संवेदनाशील हो गया। फिर अभी भी जो नासमझी कर रहा था वह क्या था? जो हो ना समझदार या परिपक्व। रश्मि के हृदय का टुकड़ा हर स्थिति में अतुलनीय है। पुत्र को बाहों में भींचकर रश्मि सुख का अनुभव कर रही थी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।